तो दोस्तों, वेलकम टू ओवरव्यू स्टडी चैनल। तो आज हम लोग यूपीपीसीएस के आरओ एआरओ और पीसीएस दोनों में पूछे जाने वाला फर्स्ट क्वेश्चन जो है हिंदी में, वो गद्यांश का शीर्षक सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या पर आधारित होते हैं। तो उसी हम आरओ का एक पेपर लेंगे जो लेटेस्ट पेपर 2021 में हुआ है। उसके एक गद्यांश को हम कोशिश करेंगे हल करने की और देखेंगे कि उसमें क्या क्या रूल है, किस रूल के तहत हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो हल करने से पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा पेपर है जो 2021 में पूछा गया है। आरओ का पेपर है, पीसीएस आरओ मेंस में पूछा गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है, जो ये पेपर है इसमें 100 नंबर का होता है, जिसमें से आपको देख रहे हैं पहला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन अनिवार्य हैं और उसके प्रत्येक शब्द के अंक उसके दाहिने ओर लिखे गए हैं। इसमें एक पहला क्वेश्चन जो है गद्यांश दिया गया है। तो ये गद्यांश को, ये गद्यांश है, इसको पढ़ के हमें उत्तर देना होता है। इसमें 3 उत्तर पूछे गए हैं। कितने? 3 उत्तर। पहला उत्तर पूछा गया, पहला क्वेश्चन है उपयुक्त शीर्षक लिखिए। दूसरा सारांश लिखिए। तीसरा रेखांकित अक्षांशों का संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो आज हम पहले क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है उसको हल करने की कोशिश करेंगे कि जब गद्यांश दिया रहेगा तो हम उसमें से शीर्षक कैसे प्राप्त करेंगे, यानी शीर्षक को कैसे सेलेक्ट करेंगे। ये जो शीर्षक है, तो पहला क्वेश्चन का हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि जब गद्यांश दिया रहेगा तो हम कैसे एक उचित शीर्षक चुन सकें। तो सबसे पहले मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और वीडियो को पॉज कर दीजिए 5 मिनट 10 मिनट के लिए और इसको ध्यान से 2 3 4 बार पढ़िए और पढ़ने के बाद अपने विचार दीजिए कि क्या इसका शीर्षक हो सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि जब तक आप इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक आप एक उचित शीर्षक की तरफ नहीं पहुँचेंगे। आप अपनी कमियों को नहीं पहचान पाएंगे, क्या कमी है शीर्षक खोजने में। तो ये कोई नया चीज़ नहीं है। आप लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे तो इसी टाइप का मिलता होगा। 12th में पढ़े तो उसमें भी इसी तरह से गद्यांश देकर उसका शीर्षक व्याख्या करने के लिए पूछा जाता था। तो कोई नया चीज़ नहीं है आपके लिए, बस यही है कि प्रैक्टिस से बाहर हो गया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी सीखना हो तो उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। अब बाहर से बैठ के देखने से और सोचने से नहीं होगा, उसको करने से होगा। जब आप इसको करेंगे तो आपको अपनी कमियाँ मालूम चलेगी और उसको सटीक अपना उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि वीडियो को पॉज करिए। पॉज करने के बाद आप इसको 10 मिनट दीजिए और इसको 3-4 बार पढ़िए और उसके से अपना खुद शीर्षक निकालिए और शीर्षक उसको लिखिए। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैसे शीर्षक लिखा जाए, शीर्षक लिखने का क्या क्या नियम है और इस अपने शीर्षक को कैसे हम ढूंढें आसानी से और फास्ट तरीके से, क्योंकि वहाँ पर टाइम लिमिट होता है। तो चलिए, तो हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं और आप लोग भी ध्यान से पढ़िए। शिक्षा का अर्थ है जीवन जीने की कला। शिक्षा का अर्थ है जीना सीखने की कला, यानी शिक्षा का अर्थ है जीना, जो जीना है सीखना, जीना सीखना। हम जीते हैं समाज में, अतः शिक्षा का मूल स्रोत समाज है। यानी मतलब यहाँ पर यह है कि हम समाज से ही सीखते हैं शिक्षा, कहने की इस लाइन में। इस प्रकार शिक्षा और समाज का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा और समाज का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। तो यहाँ पर शिक्षा और समाज घनिष्ठ संबंध। शिक्षा और शिक्षण संस्थाओं का समाज में विशेष महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यही से भावी नागरिक ढल कर निकलते हैं। आज समाज के मूल रूप को परिष्कृत करने हेतु नैतिक शिक्षा के प्रश्नों पर विशेष बल दिया जाने लगा है। यह आवश्यकता अनुभव की गई है कि हमारी मान्यताओं का स्खलन हो रहा है। सामाजिक जीवन में अनैतिकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है और इसका मूल कारण नैतिक शिक्षा का अभाव। आज हमने भौतिक उन्नति को एकमात्र उद्देश्य बना लिया है और भौतिकवादी से अति भौतिकवादी होते जा रहे हैं। यही कारण है कि विफलताएं हमारे मार्ग को अवरुद्ध करती जा रही है। अपेक्षित है कि नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाए, नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाए, अन्यथा समाज में आपराधिक प्रवृत्तियां निरंतर बढ़ती जाएगी। यदि हम जीवन में सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं तो भौतिक प्रगति के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति को भी जागरूक बनाए रखना आवश्यक है। आज विद्यार्थियों में व्यापक अनुशासनहीनता, निराशा, हतोत्साह के प्रमुख मानसिक एवं आध्यात्मिक अनुशासन का अभाव है। अतः विद्यार्थी
अतएव विद्यार्थी में प्रारंभ से ही चरित्र निर्माण एवं देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए उनमें दृढ़ संस्कारों का निर्माण करने के लिए नैतिक शिक्षा देना अति आवश्यक है। नैतिक शिक्षा के बिना जीवन, बिना स्वास्थ्य समाज की कल्पना असंभव है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ जो हम पद ये गद्यांश को हम गद्य को पढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ देख रहे हैं कि फ्रिक्वेंशली कुछ शब्द बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हमको ये अनुमान लग रहा है कि यहाँ पर अगर इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर कि कुछ शब्द हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे शिक्षा, शिक्षा, समाज, नैतिक शिक्षा, शिक्षा, नैतिक मूल्य, नैतिक शिक्षा, शिक्षा, समाज, यानी समाज और शिक्षा के बीच में यानी कुछ ऐसी शिक्षा की बात की जा रही है। इसमें इस गद्यांश को पढ़ने के बाद हम देख रहे हैं तो ऐसी शिक्षा की बात की जा रही है जो समाज के कल्याण में और कल समाज से ही हम जो सीखते हैं, मतलब कि यहाँ पर नैतिक शिक्षा है, क्योंकि अगर नैतिक शिक्षा नहीं है तो हम आध्यात्मिकता, अनुशासन और मानसिक कुरीतियों में फंसे रहते हैं और आपराधिक प्रवृत्तियाँ बढ़ती है। तो नैतिक शिक्षा यानी इस गद्यांश को पढ़ने के बाद हमें ये मिल रहा है कि नैतिक शिक्षा और समाज, इसका शीर्षक क्या होगा? नैतिक शिक्षा और समाज। इसका शीर्षक होगा नैतिक शिक्षा और समाज। क्या होगा? नैतिक शिक्षा और समाज। क्या होगा? नैतिक शिक्षा और समाज। और इसको इन्वर्टेड कामा में बंद कर देते हैं। तो यहाँ तो हम निकाल लिए, लेकिन आपके दिमाग में ये डाउट आना चाहिए कि हम कैसे इसको पकड़ें, क्या इसके कुछ ट्रिक है? तो कुछ नियम है। तो पहला नियम हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश की। तो फर्स्ट नियम ये है कि हमें ये देखना है कि क्या रिपीटेड हो रहा है, जो वर्ड रिपीटेड हो रहा है क्या पुनरावृत्ति हो रही है। तो सबसे पहले रूल ये है, शीर्षक फाइंड करने के नियम जो रूल है, अगर पहली पंक्ति, अंतिम पंक्ति, पुनरावृत्ति और निष्कर्ष, इन चार जो नियम बताए इस नियम के अनुसार अगर आप ढूंढते हैं आपको और नहीं मिलता है, मिल भी जाता है आपको शीर्षक, तो इसका आपको संबंध भी होना चाहिए। सबसे पहले गद्यांश जो गद्य खंड है, जो एक गद्य खंड है, इसके भाव और विचार जो केंद्रीय स्पष्टीकरण होना चाहिए। और जो शीर्षक है, जो शीर्षक इसका होगा और शीर्षक पूरा एकदम इसका सटीक सारगर्भित शब्दावली के साथ होना चाहिए, यानी इसकी आत्मा के रूप में होना चाहिए। शीर्षक आत्मा होनी चाहिए, मतलब गद्यांश यानी शीर्षक को देखते ही आपको मालूम चल जाए कि जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं कोई बुक का तो उसके ऊपर शीर्षक लिखा होता है, तो शीर्षक देखते ही अनुमान लग जाता है कि हाँ इसके अंदर क्या क्या लिखा गया होगा। जैसे हम मान लीजिए कि पहले पढ़ते हैं मुगल काल, मुगल काल में अगर अकबर ऊपर लिखा गया है तो मालूम चलता है कि हाँ इसमें अकबर के बारे में। या तो मुगल पीरियड पढ़ते हैं हिस्ट्री में तो उसमें अगर लिख दिया गया है कि मुगल एम्पायर, तो हम लोग जानते हैं कि इसमें मुगल एम्पायर के बारे में ही दिया गया। उसी तरह से इसमें भी जैसे अब मान लीजिए कि इससे नहीं समझ में आ रहा तो हम जैसे पोल्ट्री पढ़ते हैं तो अगर हम पोल्ट्री में पढ़ते हैं, अगर पोल्ट्री में हम ऊपर लिखा आता है यूनियन गवर्नमेंट तो मालूम चलता है कि यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड इसमें सब इन्फॉर्मेशन होगा और उसी के चारों तरफ वो जो भी लिखा गया है तो उसमें होगा। तो इसी तरह से जब भी आप शीर्षक सेलेक्ट करें तो उसमें आप ये ध्यान दीजिए कि इसका प्रतिबिंब गद्यांश गद्य खंड में दिखाई देना चाहिए, भाव विचार स्पष्ट होना चाहिए और पूरा केंद्रीय भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भाव और विचार स्पष्ट होना चाहिए, विचार स्पष्ट होना चाहिए। अगर स्पष्ट नहीं है तो आपका शीर्षक गलत हो सकता है। शीर्षक बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, 4 से 5 शब्दों का होना चाहिए और शीर्षक कम शब्दों का चुनने की कोशिश करिए। शीर्षक अगर आप अब जैसे अब बहुत होगा कि हमारा शीर्षक 2 हो सकता है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट लिखेंगे तो उसमें सबका अलग सोचने का प्रोसेस अलग अलग होगा। तो उसमें अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारा शीर्षक होगा तो आप उसमें सबसे बेस्ट शीर्षक लिखिए, बार बार एक दो तीन शीर्षक मत लिखिए। क्या हमको बेस्ट शीर्षक लिखना है? बेस्ट शीर्षक, बेस्ट बेस्ट लिखिए, परफेक्ट लिखिए, जो सटीक हो, स्पष्ट हो। ठीक, समझ में आया? तो इसको हम पढ़ने के बाद हमको क्या मिला है? नैतिक शिक्षा और समाज।
नैतिक शिक्षा समाज मिला, लेकिन इसको हम क्या जोड़ दिए और विभक्ति से जोड़ दिए तो क्या हमारा मिल गया और नैतिक शिक्षा और समाज। तो नैतिक शिक्षा और समाज। अब शीर्षक लिखने के बाद आपको कैसे लिखेंगे किताब बुक में, तो बुक में आप जब भी लिखेंगे अपने एग्जाम में तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इसे शीर्षक लिखिए। आप क्या कीजिए कि इसे शीर्षक लिखिए, शीर्षक शीर्षक और इसे कॉलम कीजिए और इसे लिखने के बाद इन्वर्टेड कामा लिखिए और यहाँ पर लिखिए क्या, नैतिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा और समाज। लिखने के बाद इन्वर्टेड कामा बंद कर दीजिए, हो गया। चलिए अब तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक। तो अब हम सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर यानी ख वाले को हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक। हम सारांश वाले ख वाले पार्ट का देखते हैं। तो सारांश यहाँ पर दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, सा प्लस अंश, अंश कौन कौन दो शब्दों से, किसे किसे, एक है काला दिख रहा है ना, दो शब्दों से मिलकर बना है, किसे किसे, तो सार प्लस अंश। इसका मतलब ये क्या है कि जो बना है सार प्लस अंश, इस पर ध्यान देते हैं। सार का मतलब क्या होता है, इसका मेन एलिमेंट, मेन सार मतलब कि उसका समरी क्या होता है, समरी, सिंपल समरी, जिसमें सबको इसको यानी इसको पढ़ते ही आपको मालूम चल जाए कि किस गद्यांश से लिया गया। इस गद्यांश यानी गद्यांश पढ़ने की जरूरत न पड़े, आप समरी यानी सार पढ़ लें, यानी उसका अंश मतलब कि समरी का भी अंश, मतलब गद्यांश जो दिया गया है उसको छोटा का छोटा पार्ट। जैसे अगर एग्जाम्पल ले लें तो अगर हम सारांश में देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम लेते हैं नींबू। नींबू हम लोग सब लोग खाते पीते हैं। अगर नींबू को देखते हैं, नींबू का क्या होता है, आकार होता है गोला सा, ऐसे नींबू हो गया, पीला कलर का होता है नींबू, या नींबू हो गया गोला सा, ठीक, ऐसे ऐसे, ठीक, नींबू। अब नींबू का हमको क्या चाहिए, रस चाहिए, रस। तो अगर हम रस इसमें से इसको क्या करते हैं, दो पार्ट में काट देते हैं, लिए और काट दिए, तो क्या हुआ, ऐसे ऐसे और काट दिए, ऐसे बन गया, ठीक। अब इसको निचोड़ देते हैं, निचोड़ते हैं तो हमको बर्तन चाहिए, तो बर्तन ले लिए। अब इसमें नींबू हम निचोड़ देते हैं तो यहाँ पर अपना नींबू का पानी आ गया, ठीक। अब बताइए, जो नींबू से जो पानी निकला है, जो रस निकला है, ये क्या है, रस, नींबू का रस क्या है, ये है नींबू का रस, नींबू रस, नींबू का रस है। तो इस नींबू के रस में आपको क्या दिख रहा है, क्या हुआ, इसमें नींबू है, नहीं, नींबू का क्या, इसमें नींबू नहीं है, इसमें नींबू का क्या है, गुड़ है, नींबू का गुड़ है, नींबू का गुड़ है। यानी इसको आप पिएंगे, इसको टेस्ट करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि नींबू है कि संतरा है कि क्या है, ठीक, आपको तुरंत मालूम चलेगा। लेकिन इसका आकार, इसका जो साइज है, साइज क्या हुआ, चेंज हो गया। इसका आकार कैसा था, गोल था, गोल, लेकिन यहाँ पर जैसा बर्तन रखेंगे वैसा होता है, इसका आकार और साइज दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब कि जब किसी गद्यांश का हम अगर सारांश लिखेंगे तो उसमें उसका आकार और साइज, मतलब साइज और स्ट्रक्चर जो भी है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ना तो उसके आकार रहेगा ना तो आकृति रहेगी, क्या नहीं रहेगा, आकार, आकार प्लस आकृति, आकार और आकृति हम दोनों ही खत्म हो, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और हमको
आकार और आकृति पर ध्यान नहीं देना और हमको छोटा-छोटा करके इसको मेन सार लिखना। जैसे नींबू है, उसी नींबू का रस बन रहा है, उसी तरह से ये नींबू समझ लीजिए और उसको निचोड़ना है। निचोड़ के जो आप लिखेंगे वही। इसको सिंपल भाषा में लिखना है। क्या सिंपल भाषा में आपको लिखना है, कितना एकदम सिंपल भाषा में। और सबसे बड़ी बात, दो और चीज़ इम्पोर्टेंट है। इसको दो और इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ आपको। तो फर्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए कि ये कभी भी हमेशा इसको इनडायरेक्ट में लिखना है। क्या इनडायरेक्ट कथन में, डायरेक्ट कथन में नहीं। जैसे कोई भी कथन में क्या होता है, प्रत्यक्ष और परोक्ष होता है। क्या होता है, प्रत्यक्ष और क्या होता है, परोक्ष होता है। तो आपको प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष परोक्ष, तो आपको हमेशा परोक्ष में ही लिखना है, पहला परोक्ष। दूसरा चीज़ एक और होता है कि एक उत्तम पुरुष होता है, पुरुष, एक होता है अन्य पुरुष। तो हमको उत्तम पुरुष में नहीं लिखना है, इसको अन्य पुरुष में लिखना। तो जब भी हम सार लिखेंगे तो हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम इसको हमेशा उत्तम अन्य पुरुष में लिखेंगे। किसमें, अन्य पुरुष, पहला। दूसरा इसको परोक्ष कथन में लिखेंगे, परोक्ष कथन। आपको यह पहला ये रहना चाहिए, दूसरा ये। अभी आपको समझने में ये प्रॉब्लम हो रहा है कि परोक्ष कथन क्या होता है, अपरोक्ष कथन क्या होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। परोक्ष हम इंग्लिश में इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और एक डायरेक्ट। तो हमको डायरेक्ट कथन का यूज नहीं करना, इनडायरेक्ट का यूज करना है। तो जब भी हम सेंटेंस या किसी भी गद्यांश का अगर हम संक्षेप करेंगे, उसका हम क्या बोलते हैं, सारांश लिखेंगे, तो उसको हम निचोड़ लिखेंगे, नींबू के रस की तरह। इसको समझ लीजिए। उसमें क्या होगा, ना तो उसका स्ट्रक्चर होगा, ना उसका साइज होगा, और उसमें अन्य पुरुष होगा और परोक्ष कथन का यूज किया जाएगा। और इसका और इसमें और चीज़, एक और चीज़ है, इसमें कहावतें और इस कहावत, उदाहरण, एग्जाम्पल, ये सब नहीं लिखते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं, पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। यानी आप एक ही चीज़ को बार बार पुनरावृत्ति न करें, ठीक। तो हम इसके लिए आप लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छा लिखेंगे, नहीं लिखने की कोशिश करेंगे तो नहीं। एक दिन में कुछ अच्छा नहीं हो जाता है। आप सोचेंगे कि एक ही दिन बैठूँ लिखने और बहुत अच्छा उत्तर लिख लूँ, तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप प्रैक्टिस करिए। और मैं आपसे यही कहूँगा कि सेकेंड क्वेश्चन को आप लोग लिख के हमारे कमेंट सेक्शन में फ़ोटो खींच के आप लोग डालिए, और देखा जाए कौन बेस्ट लिखने की कोशिश कर रहा है। तो थैंक यू। अब यहाँ पर हम बंद करते हैं, और अगली बार बैठेंगे तो ये क वाला पर करेंगे और ये पूरा क्वेश्चन हल हो जाएगा, ठीक। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द वाचिंग।